नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन का उपयोग किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदान बाद सर्वेक्षणों पर 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक पाबंदी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज ढाका में वार्ता, कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्र ने राज्यों और कोविड के प्रसार पर रोक लगाने के लिए आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के सभी आवश्यक उपाय करने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने कल रात से पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार ने स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति में निपटने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई। और इंग्लैंड ने कल पुणे में दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। असम में 12 जिलों के 47 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इन 47 सीटों के लिए 23 महिलाओं सहित 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। लगभग 81 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 40,32,000 महिलाएं और 124 किन्नर मतदाता हैं। इस चुनाव में 3 प्रमुख गठबंधनों असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल सहित भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और वाम दलों सहित कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत यानी ग्रैंड अलायंस तथा असम जातीय पार्टी और रायजोर दल के यूनाइटेड रीजनल पार्टी के बीच मुकाबला है। पहले चरण में माजुली से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोहपुर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, बोकाखाट से असम गण परिषद प्रमुख अतुल बोरा, शिवसागर से रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई और दुलियाजान और नहकटिया से असम जातीय परिषद प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। यहां शाम 7:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 21 महिलाओं सहित 191 उम्मीदवार 5 जिलों की 30 सीटों के लिए चुनाव मैदान में हैं। इस बार राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होगा। इन 30 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 29 सीट पर और गठबंधन सहयोगी आजसू पुरुलिया जिले की बाघमुंडी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जौयपुर निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। कांग्रेस, वामदल और उनके गठबंधन सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव मैदान में हैं। और अब हम चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी के पास, जो इस समय मेदिनीपुर में हैं। हेलो जी जितेंद्र, मतदान की कैसी स्थिति है वहां? देखिए लवलीन, यहाँ पर मैं 7 बजे पहुंच गया था। अभी मैं हूँ निर्मल हृदयाश्रम स्कूल में। एक तरफ बॉयज स्कूल है, दूसरी तरफ गर्ल्स स्कूल है। टोटल 10 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। 7 बजे मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लंबी लंबी कतारें पहले ही लगना शुरू हो गई थी। अभी मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। लंबी लाइन देखी जा रही है और युवा थोड़े कम है, लेकिन महिलाओं में जोश देखा जा रहा है, उत्साह है मतदाताओं में और बड़ी संख्या में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जितेंद्र, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 4 जवान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। तो वो
न केवल यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ मतदाताओं की मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उसके जवान भी यहाँ पर हैं। और जितेंद्र, एक बात और पूछना चाहेंगे, कोरोना महामारी के बीच मतदान हो रहा है, तो क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? देखिए, कोरोना हर किसी के लिए चिंता का विषय है। लोग बाग यहाँ पर जागरूक हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी लोग आ रहे हैं घर से मास्क लगा के आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदान दल है उनको बचाने के लिए और मतदाताओं को सुरक्षित कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिसमें वो जब आते हैं तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सभी मतदाताओं को एक ग्लव्स दिया जा रहा है कि वो जाएं और जब मतदान करें तो किसी को इन्फेक्शन का खतरा ना हो। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूंगा कि इस बार सब जितने भी मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके हाथ में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप है और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप के पीछे पूरा मैप भी दिया गया है कि वो यहाँ पर पहुंच सके और उनको पूरी जानकारी हो, तो किसी मतदाता को किसी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है। बहुत स्मूथ पोलिंग चल रही है। धन्यवाद जितेंद्र इस जानकारी के लिए। थैंक यू। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची के उपयोग करने का फैसला लिया है। पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता पुष्टि पर्ची यानी वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। कोविड महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1000 मतदाताओं की अनुमति दी है, जबकि पहले ये संख्या 1500 मतदाता की थी। कोविड संक्रमण से ग्रस्त या संक्रमण संदिग्ध क्वारंटीन में रखे गए मतदाताओं, दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से ऊपर आयु के मतदाताओं के लिए सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र मिलने के बाद डाक मतपत्र सुविधा का विकल्प दिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अन्य सुविधाओं के साथ साथ अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन और थर्मल जांच की व्यवस्था की गई है। वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की अवधि 1 घंटे के लिए बढ़ाई गई है। केरल में विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं और सभी प्रमुख दलों के राष्ट्रीय नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए आज केरल पहुंचेंगे। वे धरडम निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार सीके पद्मनाभन के लिए प्रचार करेंगे, जहां से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में राहुल गांधी समेत प्रमुख कांग्रेसी नेता यूडीएफ के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि वाम मोर्चा के पक्ष में माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश करात जनसभाएं कर रहे हैं। और अब चलते हैं असम में हमारे संवाददाता के पास। जी थोकचोम, असम में मतदान की क्या स्थिति है? प्रियंका जी, असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। मैं डिब्रूगढ़ शहर के एक मतदान केंद्र पर हूँ। जैसे कि यहाँ दिखा गया है, केंद्र के आसपास पुनीत तैनात में है। वोट डालने के लिए मतदाताओं बूथ के सामने लाइन में है और मतदाताओं मास्क पहने दिख रहे हैं। पुलिस सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद भी कर रहे हैं। मतदाताओं को थर्मल स्कैनिंग से भी गुजरना पड़ रहा है और मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। मतदान अधिकारियों को फेस मास्क पहनने को भी देखा जाता है और सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन कर रहे हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मतदान केंद्रों को भी सजाया और कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित पोस्टर भी केंद्र के आसपास प्रदर्शित किए गए हैं। मतदान आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पहले चरण के चुनाव में 47 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों में से असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल है, जो माजुली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका जी। जी थोकचोम जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आप कैसे बताया आपने कि कोविड-19 जो दिशा निर्देश हैं उसका एहतियात रखते हुए शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। हाँ। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को होने वाले मतदान के साथ ही कन्याकुमारी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव के बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार के कारण मीडिया में लोकसभा उपचुनाव फीका पड़ गया है, लेकिन इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कड़ा मुकाबला है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के मतदान बाद सर्वेक्षणों के संचालन और संभावित परिणामों के प्रसारण प्रकाशन पर आज सुबह 7 बजे से अगले महीने की 29 तारीख शाम 7:30 बजे तक पाबंदी लगा दी है।
आयोग की अधिसूचना के अनुसार इस अवधि में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी में जारी विधानसभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों के उपचुनाव के एग्जिट पोल के प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के प्रत्येक चरण और उपचुनाव में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले की अवधि में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल यानी मतदान पूर्व सर्वेक्षण या मतदान से संबंधित किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव सामग्री के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। समाचार कक्ष से भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से युवा मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान का आग्रह किया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन का उपयोग किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदान बाद सर्वेक्षणों पर 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक पाबंदी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज ढाका में वार्ता, कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्र ने राज्यों से कोविड का प्रसार रोकने के लिए आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के सभी आवश्यक उपाय करने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने कल रात से पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार ने स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई। और इंग्लैंड ने कल पुणे में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराया। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और महामारी संबंधी सभी एहतियातों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है। इन एहतियातों में मास्क पहनना और एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसे उपाय भी शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से होली का त्योहार सादगी से मनाने और भीड़-भाड़ से बचने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि मास्क लगाने, सैनिटाइजर के उपयोग जैसे कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, साथ ही ऑनलाइन प्रार्थना सभाओं के आयोजन का भी प्रयास किया जाए। इस बीच महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिला अधिकारियों को कल रात से रात्रि कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सख्ती बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन तेजी से बढ़ते कोविड मामलों के कारण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर बोझ न बढ़े, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 52 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से टीकाकरण ही समय की जरूरत है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 17,019 मरीजों को स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया, वहीं 112 लोगों की मृत्यु हुई। मुंबई में 5,513 नए मामले दर्ज हुए, जिसके साथ मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 3,85,628 हो गई। पुणे नगर निगम क्षेत्र में 3,679 नए मामले दर्ज हुए, जबकि पिंपरी चिंचवड़ में कोविड-19 के 1,782 मरीज पाए गए। वहीं नागपुर महानगर पालिका में 3,055 और औरंगाबाद में 1,563 मामले दर्ज हुए। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में राज्य सरकार ने कोविड का फैलाव रोकने के लिए रामनवमी और सरहुल त्योहारों के दौरान शोभा यात्रा नहीं निकालने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। स्थानीय प्रशासन को इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। राजधानी दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना के 1,534 नए मामले सामने आए। इस दौरान 971 व्यक्ति ठीक हुए, जबकि 9 लोगों की मृत्यु हुई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश और उपाय जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने परामर्श जारी कर लोगों से डोल यात्रा और होली का त्योहार केवल अपने परिवार के साथ मनाने को कहा है। देश में अब तक 5,69,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 80,66,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली और 51 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दूसरी खुराक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ विचार विमर्श करेंगे। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। श्री मोदी और शेख हसीना आज कुछ विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सतखीरा में जेशोरेश्वरी मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम दिल्ली रवाना होने से पहले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद से भी मुलाकात करेंगे। और अब इस बारे में और बात करते हैं हमारे संवाददाता योगेश पंड्या से। योगेश, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच आज ढाका में द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच आज प्रतिनिधि स्तर की बातचीत के अलावा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कम से कम 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है, जिसमें आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और संस्थागत सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। दोनों नेताओं द्वारा पूरी हो चुकी कई विकास योजनाओं वर्चुअल मोड से उद्घाटन किए जाने की भी संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। योगेश, बांग्लादेश के समाचार पत्रों और समाचार चैनलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को ऐतिहासिक और एक मजबूत तथा स्थिर दक्षिण एशिया की ओर एक बड़ा कदम बताया है। बांग्लादेश में भारतीय समुदाय इस यात्रा को कैसे देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? मीडिया के अलावा बांग्लादेश में भारतीय समुदाय भी इस यात्रा को एक मजबूत और स्थिर दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि यह यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, लेकिन दक्षिण एशिया में स्थिरता स्थापित करने में भी मददरूप साबित होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति के लिए भारत बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया था। आकाशवाणी के साथ बातचीत में कई लोगों ने बताया कि दोनों देशों को अपनी 50 साल पुरानी दोस्ती को और मजबूत बनाना चाहिए। धन्यवाद योगेश इस जानकारी के लिए। बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तानी सेना के नरसंहार को याद करते हुए ब्रसेल्स में यूरोपीय संस्थानों के सामने प्रदर्शन किया गया। इस नरसंहार में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 25 मार्च बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है और ये बांग्लादेश नरसंहार स्मारक दिवस के रूप में 1971 के नरसंहार पीड़ितों की स्मृति और सम्मान में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं की शिकायतों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एक बयान में कहा कि राजस्थान में पिछले 1 वर्ष में 80,000 मामले दर्ज हुए हैं। महिलाओं और लड़कियों में विश्वास पैदा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आयोग को जानकारी देने को कहा गया है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की घोषणा की थी। इसके तहत इस बार कर्नाटक और उत्तराखंड की जोड़ी बनाई गई है। कर्नाटक के विश्वविद्यालयों के नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की शाखाओं ने कर्नाटक गए उत्तराखंड के युवाओं के लिए कई राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गुप्तकाशी स्थित पीजी कॉलेज की सुश्री योगेशा बताती हैं कि पिछले वर्ष कर्नाटक के युवाओं के दल ने गुप्तकाशी का भ्रमण किया था। इस दल ने स्थानीय युवाओं के साथ कुछ दिन रहकर पर्वतीय अंचल की संस्कृति, खान पान, बोली, भाषा के साथ ही पहाड़ी इलाकों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ कर्नाटक की संस्कृति, बोली, भाषा, खान पान और विकास कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव साझा किए थे। आज कॉलेज में कन्नड़ के आम बोलचाल के शब्दों के उपयोग को स्थानीय युवा अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही साथ
कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलने पर स्थानीय युवा कर्नाटक के परंपरागत परिधानों में सज धज कर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं। इन कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ ही दोनों राज्य के युवा इंटरनेट के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्रीय योजना बनाई गई है। वाणिज्य विभाग के लॉजिस्टिक्स डिवीजन के विशेष सचिव पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये योजना तैयार की गई। एक रिपोर्ट। भारतीय निर्यात संघ, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की संयुक्त रूप से पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे भेजने के लिए जहाज कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है कि मौजूदा अनुबंधों के अनुसार ही माल वहन दरें ली जाएंगी। इस संकट काल में जहाज कंपनियों से माल ढुलाई दरों में स्थिरता बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि मार्ग अवरोध समाप्त हो जाने पर उम्मीद है कि कुछ बंदरगाहों, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंद्रा और हजीरा बंदरगाहों पर माल एकत्रित किया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि 23 मार्च 2021 से स्वेज नहर का मार्ग अवरुद्ध होने से वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस मार्ग से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप से भारत की लगभग $200 अरब मूल्य की वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। समाचार कक्ष से अरुण होरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी मंगलवार को ताजिकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मोहिउद्दीन के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 30 मार्च को अफगानिस्तान के मुद्दे पर इस्तांबुल प्रक्रिया के तहत आयोजित किए जाने वाले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। इंग्लैंड ने कल रात पुणे में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 337 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 39 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली। इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेयरस्टो ने 112 गेंद पर 124 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 336 रन का स्कोर खड़ा किया। केएल राहुल ने 108, विराट कोहली ने 66 और ऋषभ पंत ने 77 रन की शानदार पारी खेली। दोनों टीमों के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच कल पुणे में खेला जाएगा। इधर नई दिल्ली में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में कल भारत के संजीव राजपूत और तेजस्वी सावंत ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भी भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। 12 स्वर्ण के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर है। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में 12 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य समेत कुल 25 पदक जीते हैं। ये किसी भी निशानेबाजी विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उधर फ्रांस में खेले जा रहे ओरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अमेरिका की आइरिस वांग को 21-19, 17-21, 21-19 से हराया। पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा की खबरें सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण की पहली खबर है, रिश्तों के नए दौर में भारत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एयरपोर्ट पहुंचकर किया श्री मोदी का स्वागत। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है, आतंक को शह देने वालों के इरादे नाकाम करने होंगे। लोक सत्य ने श्री मोदी के इन शब्दों को दिया है, भारत और बांग्लादेश की मैत्री चिरंजीवी हो। अमर उजाला कहता है, ढाका में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और बांग्लादेश के सपने, चुनौतियां एक जैसी। हिन्दुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में कहा, बांग्लादेश की आजादी के लिए मैंने भी सत्याग्रह किया।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार का ये फैसला कि त्योहारों पर न हो भीड़भाड़ राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र ने स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को भी साथ ही दिया है। टीकाकरण अभियान का बढ़ेगा दायरा। दैनिक ट्रिब्यून का आग्रह है, होली की उमंग हो पूरी, पर अभी दूरी है जरूरी। विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी, चुनावी बॉन्ड पर रोक से इनकार। नवभारत टाइम्स की खबर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा का ये कहना, एक देश एक चुनाव के लिए आम सहमति जरूरी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है। हिन्दुस्तान की खबर है, कंपनियों के लेन देन के ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने के लिए नए नियम लागू। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, हर लेन देन की जासूसी करेगा आपका कंप्यूटर। कारोबारी सल्तनत का फैसला शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, टाटा ग्रुप के सारस मिस्त्री को लगा धक्का। 5 साल की लड़ाई के बाद रतन टाटा की हुई जीत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन का उपयोग किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदान बाद सर्वेक्षणों पर 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक पाबंदी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज ढाका में वार्ता, कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्र ने राज्यों से कोविड का प्रसार रोकने के लिए आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के सभी आवश्यक उपाय करने को कहा। महाराष्ट्र सरकार ने कल रात से पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की। सरकार ने स्वेज नहर के अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्री योजना बनाई। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल पुणे में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।